हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको लॉज ऑफ मोशन यूनिट पढ़ा रही हूँ। लॉज ऑफ मोशन यूनिट की जो फर्स्ट वीडियो थी वो आपने देखी, जिसमें मैंने इनर्शिया के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। तो ये सेकंड वीडियो है इस यूनिट की, और सेकंड वीडियो में हम लीनियर मोमेंटम, न्यूटन के लॉज डिस्कस करने वाले हैं। तो लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर मोमेंटम जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है? ये है, मोमेंटम का मतलब होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स ये कितना प्रोड्यूस कर रही है, इम्पैक्ट इट प्रोड्यूस ऑन द अनदर बॉडी। अब इसका मीनिंग क्या है ये देखिए। ये अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर किसी तरह का इम्पैक्ट डालना है तो वो डिपेंड किस पे करेगा? उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। ठीक है। अब देखिए, सपोज़ दो स्टोन्स हैं, एक स्टोन लाइटर है और दूसरा स्टोन थोड़ा हैवी है। तो एक पर्सन इन दोनों स्टोन्स को रूफ़ पे जाके रिलीज़ कर दिया। कोई पर्सन नीचे खड़ा हुआ है और ये दोनों स्टोन को उसे कैच करना है। तो जो इजी स्टोन है वो उस पर्सन के लिए कैच करना इजी होगा एज़ कम्पेयर टू हैवी वन, क्योंकि जो हैवी स्टोन था इसने ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर्सन के हाथों पे लगाया, तो इसलिए इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा हैवी वाले का। तो मास जो है वो मोमेंटम से लिंक करता है। तो मास ऑफ अ बॉडी इज़ दस एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन। ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिए। सेकंड केस में एक बुलेट हिट कर रहे हैं और बुलेट फायर कर रहे हैं जो उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है। फाइन। तो जब इस बुलेट को गन से हिट किया, यहाँ पे कोई पर्सन है, ये बुलेट उसके टिश्यूज़ को इजीली टर्न कर देगी और पर्सन को हार्म पहुँचाएगी। बट अगर हम ये सेम बुलेट को मॉडरेट स्पीड से हिट करवाएं इस पर्सन के ऊपर तो वो इतना डैमेज नहीं पहुँचाएगी। तो मीन्स ये जो स्पीड है या ये वेलोसिटी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, या बताता है कि किसी चीज़ के ऊपर कितना इम्पैक्ट जा रहा है। मीन्स जितनी वेलोसिटी ज़्यादा थी इस केस में तो उतना मोमेंटम ज़्यादा था। तो मोमेंटम फिर हुआ क्या? मोमेंटम का मतलब हुआ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। तो मोमेंटम की डेफिनेशन बनेगी, मोशन कंटेन्ड इन अ गिवन बॉडी is called linear momentum। तो मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी का। P इज़ इक्वल टू mv, वेयर m इज़ मास ऑफ द बॉडी एंड v इज़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये जो मोमेंटम है, दिस मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है। मीन्स इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। फाइन। इसकी जो डायमेंशन है p इज़ इक्वल टू m, वेलोसिटी की l t माइनस 1। तो इसकी डायमेंशन m1 l1 t माइनस 1। और इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ मेजर्ड बाय द इम्पैक्ट इट प्रोड्यूस ऑन द अनदर बॉडी। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इट इज़ मेजर्ड बाय द इम्पैक्ट इट प्रोड्यूस ऑन द अनदर बॉडी। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फाइन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम के बाद न्यूटन के लॉज। तो हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी जब तक हम फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ही इस लॉ का बेस है। मीन्स एवरी बॉडी या एवरीबडी कंटिन्यूज टू स्टेट इन द रेस्ट, continues to state in the rest or uniform motion until or unless some external force act on it। इसका मतलब कि बॉडी जो है it will state in the रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मीन्स अगर बॉडी कोई रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी जब तक हम फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी जब तक हम फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते। सो दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फाइन।
देखिए अगर बॉडी रेस्ट पे है तो भी उसका मीनिंग है एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी उसका मीनिंग है उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो मीन्स अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। मीन्स अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हैं बाहर से तो उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। एक्सेलरेशन जो है वो नॉन ज़ीरो तभी होगी अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, लेट अस कंसिडर करते हैं मोशन ऑफ अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर एक बस रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो वो उस केस में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी। फिर उसने सपोज़ कोई स्पीड पिकअप की और मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। मीन्स पहले बस रेस्ट पे थी, फिर उसने स्पीड पिकअप की, पिकअप स्पीड, और बाद में उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म हो गया, वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे। तो जब बस रेस्ट पे थी मींस कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा, नेट एफ इज़ ज़ीरो। तो जब उसने स्पीड अप पिक कर ली उस केस में उसके पास एक्सेलरेशन ज़रूर होगी। तो जब उसने एक्सेलरेशन अटेन की होगी तो वहाँ पे फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। तो जब उसने स्पीड पिकअप की मींस फोर्स वहाँ पे लग रहा है। जब उसका मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन ज़ीरो है, मींस अगेन उसका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो हो गया। मींस जब फोर्स नहीं लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, और एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो तभी होगी जब वहाँ पे कुछ फोर्स होगा। दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। फाइन। अब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देखते हैं, वो क्या है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ स्टेट करता है कि कितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ d/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। मींस फोर्स कितना चेंज होगा वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसकी, इट स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बहुत ही बेसिक से लॉ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है। अब लेट किया, एक्सटर्नल फोर्स F है, ये वाला किसी बॉडी पे लग रहा है और उस बॉडी का मास m है, उसकी वेलोसिटी है जो v थी बाद में चेंज हो गई dv फैक्टर से। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज़ k, वेयर k इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मोमेंटम p जो होता है वो है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, इट्स वैल्यू इज़ m × v। ठीक है। अब न्यूटन की जो मैकेनिक्स है उसमें हमेशा मास को कांस्टेंट लेते हैं, मास चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो F का आंसर आएगा km, मास को बाहर निकाल दिया, अंदर बचा dv/dt। दिस टर्म इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो F इज़ इक्वल टू kma, वेयर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने पुट की है, dv/dt इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो F का जो यहाँ से आंसर बना, k कांस्टेंट है, हम उसे 1 ले लेते हैं, तो m × a, मास इंटू एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड फोर्स, विच इज़ स्टेटेड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है। अगर मुझे यहाँ से फोर्स को डिफ़ाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ। सपोज़ करते हैं कोई एक बॉडी है और k को डिफ़ाइन कर लेते हैं पहले, फिर फोर्स की यूनिट को भी डिफ़ाइन करते हैं सारे। तो F इज़ इक्वल टू ma। आगे देखिए, अब सपोज़ करते हैं एक यूनिट का फोर्स है, वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेलरेशन, वो भी 1 यूनिट की। तो जो एक्सेलरेशन है वो 1 यूनिट होगी, उस केस में k की वैल्यू 1 हो जाएगी। मींस फोर्स 1 यूनिट का प्रोड्यूस हो रहा है, मास 1 और एक्सेलरेशन भी 1, उस केस में k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो F का जो आंसर होगा वो होगा ma। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की, वो बन गई F इज़ इक्वल टू ma। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिट ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस के यूनिट पढ़ने हैं। फोर्सेस के 2 यूनिट हैं, इसे हम 2 यूनिट में बांटते हैं। एक है एब्सोल्यूट यूनिट और सेकंड इज़ ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, तो जो एब्सोल्यूट यूनिट है उसमें फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, SI में न्यूटन, और CGS में इसका जो यूनिट है वो है डाइन। ठीक है।
तो फोर्स को अगर मुझे डिफाइन करना हो न्यूटन में, फोर्स इज एम में, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन मास ऑफ 1 किलोग्राम प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन व्हेन मास ऑफ 1 ग्राम प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें अगर रिलेशन देखना हो तो 1 डाइन, ये जो था 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम को अगर मुझे ग्राम में लिखना हो, ये वाले किलोग्राम को ग्राम में लिखना हो तो 10⁻³ आएगा, और अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो इसमें तो 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मैं 10⁻² ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये यूनिट तो सेम हो गए, ये था 1 न्यूटन के इक्वल। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 3 पावर यहाँ 2 यहाँ, टोटल होगी 5, और इस यूनिट को मैं डाइन लिख सकती हूँ। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये जो यूनिट है इन्हें बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट, एसआई में न्यूटन और सीजीएस में डाइन। तो नेक्स्ट देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्सेस के, ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स के यूनिट को बोलते हैं किलोग्राम वेट या फिर किलोग्राम फोर्स, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। ठीक है, ये होता है एमकेएस सिस्टम में। और अगर सीजीएस सिस्टम में लिखना हो तो ये यूनिट बदल जाते हैं। 1 किलोग्राम वेट वो फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। फाइन, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जैसे फोर्स का आंसर ऊपर एम में पुट किया, यहाँ पे फोर्स का आंसर mg पुट करेंगे। जी जो है वो एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इस यूनिट को बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। तो इस यूनिट में फोर्स को बोलते हैं किलोग्राम वेट। फोर्स इज सेड टू बी 1 किलोग्राम वेट व्हेन मास ऑफ द बॉडी इज 1 किलोग्राम प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और किलोग्राम फोर्स भी बोल सकते हैं। ये था एमकेएस सिस्टम में। अगर मुझे सीजीएस सिस्टम में लिखना हो तो ये यूनिट बन जाता है ग्राम वेट, किलोग्राम की जगह ग्राम वेट। ठीक, तो ग्राम वेट इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। तो 1 ग्राम वेट इज़ इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे बोलते हैं 980 डाइन। तो 1 ग्राम वेट किसके इक्वल है? 1 ग्राम वेट इक्वल है 980 डाइन के, क्योंकि इस यूनिट को हम डाइन लिख सकते हैं। 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन एंड 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इसको बोलते हैं न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन एंड 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन। फाइन, दीज आर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्सेस। जब हमने न्यूमेरिकल करने हैं एब्सोल्यूट यूनिट यूज़ होते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट कम यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जो थर्ड लॉ है ये आपने ये भी अगेन पढ़ा होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मीन्स अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी बदले में हमें रिएक्शन देगी। अगर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो FAB मान रहे हैं तो उसकी रिएक्शन जो हमें मिलेगी वो FBA होगी। मीन्स फोर्स एक्सर्ट ऑन सेकेंड बॉडी बाय द फर्स्ट, ये था फोर्स एक्सर्ट ऑन द A बॉडी बाय द सेकेंड। ठीक है, तो मीन्स एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है। जैसे हमने एक फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल को किक करने के लिए पैर से फुटबॉल को मारा। ठीक, जैसे फुटबॉल आगे चली जाएगी ये जो पैर है ये पीछे को चला जाएगा। एक्शन था फुटबॉल को किक करना, रिएक्शन है पैर का पीछे जाना। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आप माइंड में इमेजिन कीजिए। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ स्टेट करता है हर एक एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होती है, और ये हमने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी की।
एक्शन और रिएक्शन बच्चे हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं, इसलिए कभी एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो एक दूसरे से कैंसिल हो जाने चाहिए, बट एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं, सो दे विल नेवर कैंसिल विद ईच अदर। फाइन। जो फोर्सेज हैं ये वाले, ये ऑलवेज पेयर्स में अक्कर करते हैं, एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखिए। जब पर्सन मूव करता है या वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, स्विमिंग, तो धीरे धीरे मैं इसकी सारी एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन, न्यूटन्स थर्ड लॉ की। जब हम गन से, सपोज दिस इज़ गन से बुलेट हिट करी, तो जैसे बुलेट फायर होती है गन से, तो बुलेट आगे को जाती है और ये गन उतने ही फोर्स से पीछे को आ जाती है। तो ये एग्जाम्पल है कि एक्शन हुआ बुलेट का फायर करना और रिएक्शन हुआ गन के ऊपर। एक्शन हुआ बुलेट के ऊपर, रिएक्शन हुआ गन पे, तो ये डिफरेंट बॉडीज़ पे लग रही हैं, तो नेट फोर्स कैंसिल नहीं होता। फाइन। सेकंड है मोशन ऑफ अ जेट प्लेन्स, मोशन ऑफ जेट। इसमें क्या है, जितने भी जेट प्लेन्स होते हैं उनके नीचे से ऐसे गैस रिलीज़ होती है, बर्न फ्यूल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये नोज़ल से बाहर आते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के ऊपर एक्शन लगाते हैं, जिसके बदले में उन्हें रिएक्शन मिलती है और ये जेट ऊपर चला जाता है। तो एक्शन है फ्यूल का इन द फॉर्म ऑफ गैसेस जो फ्लोर पे लग रहा है, और रिएक्शन है इस जेट का मोशन अपवर्ड जाना, तो वो है रिएक्शन। थर्ड केस है स्विमिंग। ऐसे स्विमिंग में क्या होता है कि जब एक पर्सन स्विम करता है, वो अपने हैंड से ऐसे जो पानी है उसे पीछे को धकेलता है, बदले में पर्सन आगे चला जाता है। तो पानी का पीछे जाना एक्शन है और पर्सन का आगे मूव करना रिएक्शन है। ठीक है। अ स्विमर पुश वाटर बैकवर्ड, दिस इज एक्शन विद हिज हैंड, एंड वाटर पुश द स्विमर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज रिएक्शन। फाइन। जब एक नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वॉकिंग ऑफ अ मैन। पर्सन जब वॉक करता है तब न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे लगता है वो देखिए। वॉकिंग ऑफ अ मैन, जब पर्सन ग्राउंड पे ऐसे मूव कर रहा है तो उसका जो पैर है वो अपने ग्राउंड को अपने पैर से प्रेस करता है, मीन्स ही प्रेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एक्शन बाय हिज फीट। तो फोर्स लगती है पर्सन के ऊपर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो है रिएक्शन। मतलब पर्सन ने अपने पैर से ग्राउंड को पीछे को किया, पर्सन ने अपने पैर से ग्राउंड को पीछे को किया, वो है एक्शन। बदले में ग्राउंड पर्सन को आगे को भेजेगा, आगे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी पर्सन के ऊपर, वो है रिएक्शन। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर्सन का वो मूव करवाएगा उसको आगे वाली डायरेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब एक बॉल को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो वो स्ट्राइक करने के बाद फिर से रिबाउंड होती है, रिबाउंस होती है। तो जब बॉल फ्लोर पर आई, उसने उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाया, वो है एक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ पे से हर एक्शन के पीछे एक अपोजिट रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बदले में वो बॉल रिबाउंस हो जाएगी, रिबाउंस हो जाएगी। अब वॉकिंग ऑफ अ पर्सन देखिए, जब एक पर्सन ग्राउंड पे चलता है तो वो अपने ग्राउंड से पीछे को फोर्स लगाता है, उसे बोलते हैं एक्शन। ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हर एक एक्शन के पीछे इक्वल रिएक्शन होता है और पर्सन आगे को मूव करेगा क्योंकि उसने ग्राउंड को पीछे को मूव करवाया था, एक्शन दिया था, बदले में उसे एक रिएक्शन मिलेगी और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। और ये जो रिएक्शन का ये रिएक्शन है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये पर्सन की वेट से बैलेंस हो जाता है, तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से पर्सन आगे मूव कर पाता है। फाइन। अब स्विमिंग में देखिए, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया डायग्राम में। ये जो पर्सन है पानी को पीछे को फेंक रहा है अपने हाथों से, वो एक्शन है, और पानी उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन है, जिसकी वजह से वो आगे मूव कर पा रहा है। यहाँ पे एक्शन देखिए ये हो रहा है, ये उसके हाथ, उससे वो पानी को पीछे फेंक रहा है, बदले में रिएक्शन इधर को जा रही है। नेक्स्ट देखिए, ये एक पर्सन है, ये बोट से जंप कर रहा है, उसने बोट को, ये पैर से जब उतरेगा बोट पीछे को जाएगी। ठीक है। अब वो क्या रहा है, पर्सन ने जब यहाँ पे फोर्स लगाया,
व्हेन अ पर्सन जम्प्स आउट ऑफ अ बोट ही पुशेस द बोट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो एक्शन था। अब बोट ने उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाना है, वो रिएक्शन है जिससे पर्सन आगे जा पाएगा। इसको मैं ऐसे भी पढ़ा सकती हूँ कि जब वो उतरेगा तो बोट पीछे जाएगी, जब वो उतर रहा है वो एक्शन है, बदले में रिएक्शन बोट को मिलेगी और बोट पीछे को चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये एग्जाम्पल देखिए, लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट मैंने अभी आपको पढ़ाई, इसमें से गैसेस निकल रही हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, तो जिसकी वजह से ये एक्शन है और रिएक्शन में वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर भी इधर को एक्शन है, उसके व्हील रोड को सड़क को पीछे को मूव करवा रहे हैं, बदले में रिएक्शन मिल रही है जिससे वो आगे जा पा रहे हैं। तो हर एक जगह यही सेम एग्जाम्पल हैं। फाइन।